मीनल की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली, दिवाली, रक्षाबंधन पर कभी कभी मम्मी पापा जाते हैं। मेरी पत्नी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर के हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती हैं, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ मीनल को दे देती है। मीनल एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ मीनल को बोलो कि यहाँ रक्षाबंधन पर आया करें बस। और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती है ना, उसको बंद करें सब। माँ चुप रही, लेकिन मीनल ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। मीनल कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली है। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से मीनल को हिस्सा नहीं दूंगा। मीनल सामने बैठी थी। वह खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं मीनल को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी पत्नी पूजा भी मीनल को बुरा भला कहने लगी। वह बेचारी खामोश रही। बड़ा भाई अलग हो गया कुछ वक्त बाद। मेरे बड़े बेटे मोहित को टीवी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपया कर्ज भी ले लिया था। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने पूजा को कहा, कुछ तैयार करो मीनल के लिए। तो पूजा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद मीनल मेरे पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल, तू ऐसे ही परेशान होता है, ये कंगन बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, मीनल की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना इस कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे हाथ रखा और 1000 रुपये मुझे दिए, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा। देख तेरे बाल सफ़ेद हो गए। वह जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा। टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखी थी। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती है। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करे, शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं। अब दूसरी कहानी। कविता। मेरे कमरे का एसी क्यों बंद किया? कल रात को कितनी बेचैनी हो रही थी। हमारे घर में पूरी रात एसी चले तो भी हम बिल की चिंता नहीं करते। तुम्हारे मायके की तरह नहीं कि 10 लोगों के बीच एक ही कूलर हो, सारे एक ही जगह सोते हो। पता नहीं सबको हवा कैसे आती है। बड़े कंजूस हैं। छुट्टी में ननिहाल जाएगा मेरा लाडला, पता नहीं वहाँ कैसे नींद आएगी मेरे किट्टू को। सुधा जी ने अपनी बहू को मुंह बनाकर कहा, चाय बना दूँ मम्मी जी? कविता ने बात को अनसुना करते हुए कहा, हाँ बना दे।
और सुन, किट्टू के लिए वो मफिन्स बना देना, मेरे पोते को बहुत पसंद है। मम्मी जी, कल ही तो उसने चॉकलेट केक खाई है, फिर रोज़ की गंदी आदत हो जाएगी उसकी। अब अगले हफ्ते ही बनाऊंगी केक, कविता ने कहा। सुधा जी ने नाराज़गी से कहा, हो जाएगी तो क्या, हमें किसी बात की कमी थोड़ी है। तुम अपने छोटे घर की बातें यहाँ मत किया करो। 8 साल हो गए शादी को, अभी भी यहाँ के तौर तरीके नहीं सीखे। कविता, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा, ढूंढ दो ना, निखिल ने आवाज़ लगाई। आती हूँ, कहकर कविता पूरे कमरे में ढूंढने लगी। ये रहा, तकिए के नीचे आ गया था। कविता ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरा नाश्ता तैयार है क्या? निखिल बोला, हाँ आ जाओ, और कार्तिक को भी बोल दो कि नाश्ता कर ले, कविता ने कहा। कविता ने नाश्ता परोसते हुए किट्टू से कहा, ये लो किट्टू, सैंडविच और केला जल्दी से खा लो, नहीं तो पेंटिंग क्लास में लेट हो जाएगी। मुझे नहीं खाना, किट्टू ने प्लेट झटकाते हुए कहा। किट्टू, ये क्या तरीका है? कविता ने गुस्से से कहा। क्या हुआ, मेरे कुट्टू को क्यों डांट रही हो? मेरे लाडले को क्या किया है इसने? सुधा जी ने कहा, दादी, मम्मी ने कल मुझे डांटा और मेरे बैग से पैसे भी ले लिए, किट्टू ने रोते हुए कहा। सुधा जी ने गुस्से से कविता को कहा, शर्म नहीं आई बच्चे के पैसे लेते हुए? क्या बिगाड़ लिया इसने तेरा, जो डांटती है मेरे लाल को? ये सब ओछी हरकतें तुम्हारे मायके में चलती होंगी, यहाँ नहीं। पैसे दे देना किट्टू को वापस। कविता गुस्से में तमतमाती हुई बोली, नहीं दूंगी, भले ही मैं छोटे घर की हूँ, पर मेरे संस्कार छोटे नहीं हैं। आपके लाडले किट्टू ने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं, पूछो इससे। अब तो चोरी भी करना सीख गया है। इसकी जितनी जिद मानते हैं उतना ही जिद्दी हो रहा है। सही किया बहू तुमने, मैं होता तो और कड़ी सजा देता, कविता के ससुर जी ने पूजा घर से आते हुए कहा। और सुधा, बहू ने एसी मेरे कहने पर बंद किया था, ठंड की वजह से तुम्हारा सांस उठने लगा था, इसलिए बहू को छोटे घर की छोटी सोच वाली बोलती हो। तुम्हारी खुद की सोच कितनी छोटी हो गई है। इतने सालों से वो इस घर में रह रही है, सबका ध्यान रखती है, सब जिम्मेदारी निभाती है। असल में तो वही मालकिन है इस घर की। आगे से ख्याल रखना सुधा कि किसको क्या बोलना है। कविता की आंखें भर आई और सोचने लगी कि भले ही मैं छोटे घर से आई हूँ, पर मैंने अपने मन को, अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखा है। इन बड़े घर के लोगों की सोच हमेशा छोटी क्यों होती है? वास्तव में छोटा कौन, ये समझ आना इनके लिए बहुत मुश्किल है। क्या आप पैसे से संस्कार खरीद सकते हैं? दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।